जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ का रज़ाक़, जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। हमने पिछला जो लेक्चर था वो साइकोसिस, नफ्सियाती अमराज, एक्यूट साइकोसिस। असल में साइकोसिस तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है और मैंने पहले भी बताया था कि सिर्फ अगर होम्योपैथी रेपर्टरी देखी जाए तो कई सफ़ात उस पे माइंड पे लिखे गए हैं और उसमें बेशुमार टॉपिक हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर होम्योपैथिक साइकोसिस को किसी ने डिस्कस किया और उसकी मेडिसिन बताई, वो होम्योपैथी ने बताई। और मेरे ख़्याल में 300-400 के करीब होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। जो अगर जितनी भी मेडिसिन का आप माइंड पढ़ेंगे तो उसमें उसके माइंड क्या एक्ट क्या है, उसकी फीलिंग क्या है, उसकी कंपल्शन माइंड की क्या है। और वो मैक्सिमम दवाइयों में, बहुत कम दवाइयों में जिनमें माइंड नहीं है, मैक्सिमम दवाइयों में माइंड है और वो माइंड सारा ही साइकोसिस है। इतनी तादाद में मेडिसिन देना दुनिया की किसी और साइंस में नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो साइकोसिस को डील करती है होम्योपैथी, उसके बड़े अजीबो गरीब शेड्स हैं और हमने इससे बड़े अजीबो गरीब रिज़ल्ट भी लिए हैं। माइंड की जो कंपल्शन है, माइंड की जो मजबूरी है जिसके तहत वो बॉडी को एक्ट करवाता है। मैंने एक आयोसैमस, स्ट्रामोनियम, इग्नेशिया, इनका हमने पिछली दफ़ा कोई जिक्र किया। जैसे आयोसैमस में वो कहता है कि ये बड़ी डीप एक्टिंग मेडिसिन है और ये माइंड पे बहुत गहराई तक जाके असर करती है और ये दिमाग के अंदर, दिमाग में जाके दिमाग को शैतानी कुव्वत की तरह उसको कैप्चर कर लेती है, उस पर कब्ज़ा जमा लेती है। स्पेशली उसने वर्ड यूज़ किया था कि उस पर कब्ज़ा जमा लेती है और फिर अपनी मर्जी से उससे काम कराती है। तो आपने बेशुमार देखा होगा कि जो शैतानी कुव्वतें जो हैं, जैसे इंसान के दिमाग पे ये काबज़ हो जाती हैं और वो आपको अक्सर लोग देखे होंगे कि लोगों को पत्थर मारते नज़र आए होंगे, नंगे फिरते हुए नज़र आएंगे, नंगे पाँव फिरते नज़र आएंगे। और ऐसे ही जब हम मरीज़ों को डील करते हैं तो जब हम आयोसैमस को पढ़ते हैं या स्ट्रामोनियम को पढ़ते हैं, कैनाबिस इंडिका को पढ़ते हैं, लेक्सिस को पढ़ते हैं, तो वो पिक्चर्स आपको बड़ी क्लियर नज़र आती हैं। और हमने बेशुमार मरीज़ों को जिनके ब्रेन पे इस तरह की फोर्स आके बैठ जाती है, उस फोर्स से हमने उनकी जान छुड़ाई है। तो आयोसैमस का जो पहली 2 लाइनें उसने लिखी हुई हैं कि ये इतना गहराई तक जाके काम करती है ब्रेन पे और उस पे कब्जा जमा लेती है, ऐसी शैतानी कुव्वत जो उस पे कब्जा जमा लेती है और फिर उसका जो नॉर्मल फंक्शन है उसको वो सीज कर देती है, बंद कर देती है और फिर अपनी मर्जी से उसको एक्ट करवाती है। मसलन मेरे पास एक पेशेंट थी, तो वो उसको 3-4 बंदे पकड़ के लाते थे और वो अपने बाप को भी गालियां देती थी और जो उसको पकड़ा होता था सबको गालियां देती थी और वो कंट्रोल में नहीं थी। तो मैंने उसको आयोसैमस सीएम की डोज दी और जब नेक्स्ट विजिट पे हमने उसको देखा तो बिल्कुल काम क्वाइट थी।
तो इससे अंदाज़ा होता है कि ये जैसे लोग कहते हैं कि जी इसके अंदर जिन दाखिल हो गया, इसके अंदर कोई साया, कोई भूत आ गया, कोई, अब बेशुमार ऐसे मरीज हैं जो हमें जो कहते हैं ये देखिए ये बुला जा रही है, वो बुला जा रही है, ये बुला जा रही है, ये सारी जो माइंड की कंपल्शन है, ये बेसिकली नेचर में डिज़ाइन है। खुदा ने ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर डिज़ाइन हो गई हैं। मतलब जब बंदा बावला हो, जब कुत्ता फर्ज करें बावला होता है, या कोई एनिमल बावला हो जाता है, या इंसान जब पागल हो जाता है, तो वो एक नॉर्मल एक्ट नहीं करता। और ये नॉर्मल एक्ट ना करना भी नेचरली डिजाइन है ब्रेन के अंदर, ये ध्यान में रखें। ब्रेन के अंदर वो सारे एक्ट डिजाइन है जो नॉर्मल भी हैं और अब नॉर्मल भी नहीं। नॉर्मल एक्ट क्या है कि आप किसी को गाली ना दें, आप किसी को पत्थर ना मारें, आप किसी को जख्मी ना करें, ये नॉर्मल एक्ट हैं। लेकिन चोरी ना करें, डाका ना डालें। अब ये नॉर्मल एक्ट ब्रेन पे जब कोई ऐसी फोर्स कब्जा कर लेती है, बैठ जाती है, और ये जो हमारे ब्रेन के अंदर केमिकल्स हैं, जिसका मैंने पीछे, अब मैं अगर पूरी तफसील दोबारा दोहराऊंगा तो काम लंबा हो जाएगा। हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं, जैसे डोपामीन है, जैसे गाबा है, ग्लूटामेट है, मतलब बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जो ब्रेन को, इसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, ब्रेन को ये एक्ट करवाते हैं, ब्रेन को ये काम करवाते हैं। अब जब इनकी कमी बेशी हो जाती है ना ब्रेन के अंदर, तो वो पागलों जैसी हरकत करेगा। ये जब नॉर्मल हो जाएगी तो इंसानों जैसी हरकत करेगा। इसीलिए खुदा ने कहा है कि मैंने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। इंसान के अंदर वो तमाम खसलतें पाई जाती हैं जो जानवरों में पाई जाती हैं। मसलन उसके अंदर ऊंट का कीना भी पाया जाता है, लूमड़ की चालाकी भी पाई जाती है, सांप का डसना भी पाया जाता है, कुत्ते का भौंकना और उसकी वफादारी भी पाई जाती है, गिदड़ की बुजदिली भी पाई जाती है, शेर की दिलेरी भी पाई जाती है। ये सारी खसलतें देने के मौजूद होने के बाद फिर उसको अशरफुल मखलूक एक स्पीयर पावर भी दे दी, अक्ल दे दी। इनके पास अक्ल नहीं होती। ये जो एनिमल्स हैं इनके पास अक्ल नहीं होती, इंसान के पास अक्ल होती है। वो स्पीरियर अक्ल जो है वो उसको अंदर उसके बाद डाल दी गई। अब जब इंसान अपनी जो अशरफुल मखलूकात की खुसूसियात उसके अंदर पाई जाती हैं, जब ये डिरेंज हो जाती हैं तो फिर वो जानवर बन जाता है। अभी आपको कभी सांप नजर आएगा, कभी आपको वो गधा नजर आएगा, कभी आपको वो शेर नजर आएगा, कभी आपको वो लूमड़ नजर आएगा। बात को समझ रहे हैं? एक नॉर्मल इंसान जो खुदा ने दुनिया में भेजा है, वो अक्लमंद इंसान दुनिया में भेजा है। उसके अंदर अक्ल शामिल की है, उसके अंदर एक सुपीरियर फोर्स शामिल की है, और फिर कहा है कि मैंने इसको अशरफुल मखलूकात, मखलूकात की जितनी भी चीजें हैं इससे मैंने ऊपर इसको सुपीरियर पैदा कर दिया। अब सुपीरियर क्या है कि वो अक्ल है। जानवर तो नहीं देखता कि ये खेत किसका है, उसमें घुस जाएगा। जानवर तो ये नहीं देखता कि इसका हिस्से का मैंने खाना है या नहीं खाना, उसने खाना है। जानवर बाइट करता है, जब बाइट करता है तो वो ये तो नहीं देखता कि इसको लगेगी, इसको काटूंगा तो उसको तकलीफ होगी। लेकिन इंसान के अंदर ये खुसूसियत है कि वो किसी को काटेगा जब तो कहेगा यार मैं इसको काटूंगा तो इसको तकलीफ, लिहाजा उसको नहीं काटना चाहिए। सेल्फ डिफेंस में रेजिस्ट करेगा। जब वो उसको ये महसूस होगा कि अब मेरी जान को खतरा है, तो फिर इंसान कोई ऐसा एक्ट करेगा। अदरवाइज जो नॉर्मल इंसान है वो इस तरह के जानवरों वाले बिहेवियर नहीं करता। चूंकि ये ब्रेन के अंदर कंपल्शन मौजूद है और उसके बाद उसको सुपीरियर पावर दी गई है, ये ध्यान में रखें। तो ये नीचे से चीजें निकल आती हैं, और ये सारी जो ब्रेन की कंपल्शंस है, जो अशरफुल मखलूकात होना है, ये इस थ्रू इन केमिकल के कंट्रोल हो रहा है, थ्रू ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है इनके जरिए कंट्रोल हो रहा है, वो सुपीरियर बन रहा है। और जब ये चीजें ब्रेन के अंदर ये केमिकल की कंपोजिशन या इनका लेवल
कम या ज्यादा हो जाएगा तो वो फिर वो एक्ट करना शुरू कर देगा कि जो एक नॉर्मल इंसान को नहीं करना चाहिए, एक नॉर्मल इंसान को नहीं करना चाहिए। मसलन सेक्सुअल एक्टिविटीज की बाय नेचर जरूरत है और उसके लिए कोई लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ रिलीजियस, लॉ ऑफ सोसाइटी, लॉ ऑफ कंट्री मुकर्रर किए गए हैं। लॉ ऑफ फैमिली, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि सबसे स्पीयर तो लॉ ऑफ नेचर है, उसके नीचे लॉ ऑफ रिलीजियस आ गया, उसके नीचे आपका कंट्री लॉ आ गया, उसके नीचे सोसाइटी लॉ हो गया, फिर फैमिली लॉ, फिर आपके पर्सनल लॉज हैं। तो लॉ ऑफ नेचर के तहत यह है कि आप पॉपुलेशन किससे कर सकते हैं, जिसके साथ आपकी जैनी अमा होंगी, दोनों की कंसल्ट के साथ पॉपुलेशन होगी। जब दोनों की कंसल्ट के साथ पॉपुलेशन नहीं होगी तो वो क्या होगा, वो ब्रेन की कंपल्शन गलत होगी, कुछ केमिकल ज्यादा रिलीज हो गए और वो किसी के कंसेंट के बगैर अगर सेक्सुअल एक्टिविटी करता है तो क्या होगा, वो एबनॉर्मल माइंड की एक्टिविटीज होगी, वो एबनॉर्मल माइंड। इसीलिए इसके अंदर आपको फिर कुछ रिलेशन का जिक्र किया गया, ये रिलेशन है हमारे सोसाइटी के अंदर या हमारे रिलीजन के अंदर कि जिनके साथ कॉपुलेशन नहीं हो सकती, ये बाइंडिंग है। और अगर वो ये बाइंडिंग तोड़ता है तो फिर क्या है, उसके अंदर सेक्सुअल मीनिंग है जो रिलेशन को भी नहीं देखता, ये ब्रेन की कंपल्शन आ गई। तो ये ब्रेन की जो कंपल्शन है बेसिकली ये वो जो केमिकल्स हैं ब्रेन के अंदर, ये केमिकल्स की अप डाउन है सारा। मसलन कभी भी वो बंदा जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाएगा, वो मोहब्बत अपोजिट सेक्स से नहीं करेगा। जैसे एक फैक्टर गुजर जाता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो वो एक फैक्टर गुजर जाता है तो उसके अंदर ये जरूरतें खत्म हो जाती हैं। तो जब टेस्टोस्टेरोन लेवल, एस्ट्रोजन लेवल या प्रोजेस्टेरोन लेवल्स ये लेवल कहीं इंक्रीज होते हैं तो ये एक डिजायर पैदा होती है, और अगर जरूरत से ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं तो फिर मीनिया की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। दिस इज द कंपल्शन ऑफ हार्मोन्स। तो ब्रेन की कंपल्शन को हमने समझना है कि बेसिकली ब्रेन की कंपल्शन क्यों पैदा हो रही है। मैंने कहा कि ये ऑलरेडी डिजाइन है, ये नेचर ने डिजाइन की हुई है, और वो तमाम खसलतें जो मखलूकात के अंदर पाई जाती हैं वो सारी इंसानों के अंदर डिजाइन है, लेकिन उसके ऊपर एक सुपीरियर चीज भी डाल दी गई है कि जो तू अशरफुल मखलूकात है, तेरे अंदर अक्ल समझ भी दे दी गई। वो अक्ल समझ जब डिरेंज हो जाती है तो क्या होता है, साइकोसिस क्रिएट हो जाता है। वो अक्ल जब खत्म हो जाती है, जो खुदा ने दुनिया में इंसान भेजा था वो इंसान आज बहुत कम आपको मिलता है। तो जब इंसान के जो एक इंसान के नॉर्मल एक्ट क्या है, एक इंसान के जो नॉर्मल एक्ट हैं वो जब डिरेंज हो जाएंगे तो फिर नफ्सियाती अमराज पैदा होंगे। मैंने इसको ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनको 3 हिस्सों में तकसीम किया है कि जब आपके पास कोई मरीज इस नीयत से आता है, इस सोच के साथ आता है कि यार इसके साथ कोई नफ्सियाती मसला है, मैं अब नॉर्मल फीलिंग करता हूं, मैं दिल करता है कि मैं किसी को कत्ल कर दूं, दिल करता है कि मैं जहां लोग रो रहे हों मैं हंसना शुरू कर दूं, वो खुद आके कंप्लेन करेगा या आके कोई उसका रिश्तेदार करेगा कि ये जो नॉर्मल बिहेवियर है हमारे, कि हमने कपड़े पहन के बाहर निकला, दिस इज द नॉर्मल बिहेवियर, हम कपड़े उतार के निकलते हैं, दिस इज अब नॉर्मल बिहेवियर। तो हमें 3 चीजों पे गौर करनी है। एक होम्योपैथी दुनिया की वाइज साइंस है जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है,
टेम्परामेंटल मेडिसिन होती हैं। और हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की बड़ी लंबी लिस्ट है। मतलब एक तो आपका टेम्परामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन है कि आपका दिमाग क्या कहता है, और वो दिमाग अगर बाय बर्थ उसका उस कॉन्स्टिट्यूशन में है तो वो बार बार वो एक्ट ही करता है। और बाद दफा हम ये कहते हैं यार इसका दिमाग ही ऐसा है, यार इसका मिजाज ही ऐसा है, बुरा ना मैं, हम अक्सर ये लफ्ज बोलते हैं कि यार उसने ज्यादती कर दी, नहीं यार उसका मिजाज ऐसा है, जरा कोई बात नहीं, बंदा ऐसा नहीं है लेकिन मिजाज ऐसा है। ये मिजाज जो टेम्परामेंट है कि जी वो मालिकोलिक मिजाज है, हर वक्त अफसुर्दगी में ही रहता है, उसके अंदर मीनियां पाया जाए, जो भी काम करेगा बड़ा अग्रेसिव भी करेगा, दूसरे की बात ही नहीं सुनेगा। फिर उसके अंदर नर्वसनेस पाई जाती है, ऐसा भी कमजोरियां पाई जाती हैं, ये भी एक मिजाज है। फिर आप ये कहते हैं जी बलगमी मिजाज है, इसको जरा सी ठंड लग जाए, इसको जरा सी गर्मी जाए तो इसको नजला जुकाम हो जाता है। ये मिजाज सिर्फ होम्योपैथी, जैसे ग्रेवल ने 3 टेम्परामेंट का जिक्र किया है कि एक कार्बोहाइड्रोजनाइड है और एक हाइड्रोजनाइड है, एक ऑक्सीजनाइड है जिसको सिफिलिस, सोरा और साइकोसिस का नाम देता है। तो सुफरावी मिजाज है कि लिवर के जो मसाइल जिस बंदे के साथ हर वक्त रहते हैं उसको हम कहेंगे जी ये तो सुफरावी मिजाज है। तो ये हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली टेम्परामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जिनके साथ कुछ दिमागी मसाइल रहते हैं, एक नॉर्मल इंसान के साथ वो मसाइल नहीं होते। मसलन बहुत सारे लोग आपको कभी हंसते नजर ही भी कम आते हैं, वो हर वक्त तो अफसुर्दगी में ही रहते हैं। बहुत सारे लोग आपको हर वक्त चिड़चिड़े नजर आते हैं। बहुत सारे लोग जो हर वक्त आपको बड़ी बड़ी बातें बर्दाश्त करते हैं, बड़े सब्र वाले आपको नजर आते हैं, ऐसे आते हैं ना नजर। बहुत सारे बात जरा सी बात पे जो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। तो ये टेम्परामेंट बहुत सारे ऐसे मिलते हैं। एक बंदा ऐसा होता है कि जो पूरी दुनिया को फतह करने के चक्कर में पड़ जाता है, जैसे देखे ना आपका सिकंदर आजम, उसका क्या मजाज था कि दुनिया सारी मेरे नीचे हो जाए। जैसे बादशाह होता है, मुल्क का वजीर, तगो दो किस बात की होती है कि मुल्क का सदर बनना है, मुल्क का वजीर आजम बनना है, क्या मेरा ऑर्डर हर बंदा सुने, ये तगो दो है इस मजाज के अंदर। एक मजाज ऐसा है कि जिसको एक हजारों लोगों को एक बंदा आग रहता है, वो कहता है बस ठीक है जी, रेजिस्ट नहीं करता। वो एक बंदा उठता है, सोटा उठाता है, बंदूक उठाता है, तो सारे बंदे उसके आगे स्टैंड टू हुए होते हैं कि ठीक है जी, जो करना है यार कर ले, मारी ना, गोली नहीं मारनी, हमने कुछ नहीं करना। एक मजाज है उसको रेजिस्ट करता है। एक रोमांटिक मजाज है जो हर वक्त रोमांस के चक्कर में रहता है। एक आइडियलिस्टिक मजाज है कि जो सिर्फ जो है अपने आइडियल्स की ऊपर ही काम करता रहता है, उसके कुछ आइडियल्स जिंदगी के होते हैं। हो सकता है किसी पैगंबर को आइडियल बना ले, किसी आर्टिस्ट को आइडियल बना ले, किसी साइंटिस्ट को आइडियल बना ले, बस उसका आइडियल होता है कुछ, उस आइडियलिस्टिक मजाज का बंदा होता है। और एक ऑटिस्टिक होता है कि जो अपने ही मजाज के जो मैं चाहता हूं वही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत सारे टेम्परामेंट हैं। अब हमें देखना यह है कि एक तो हम इन टेम्परामेंट को समझ के उनका इलाज करें, लेकिन हमारे पास बड़ी खूबसूरत साइंस है। हमारे पास ये जो मजाज में गिनवा रहा हूं, बहुत से हजारों किस्म के मजाज हैं, हमारे पास इस तरह की दवाइयां हैं टेम्परामेंटल। अगर तो आप इन टेम्परामेंटल जो मजाजी दवाइयां हमारी, अगर आप इनको समझते हैं, मसला प्लाटिनम को आप समझते हैं, और बाज़ दफा क्या, मैं बेशुमार हमारे डॉक्टर्स भी हैं और बेशुमार मेरी अपनी प्रैक्टिस में भी शामिल है कि जब टेम्परामेंटल मेडिसिन किसी पे अप्लाई की जाती है तो उसके फिजिकल मसाइल भी ठीक हो जाते हैं। मसलन प्लाटिनम के बारे में वो कहता है कि ये बड़ा मुतकब्बर होता है, ये कहता है कि जो मैं कह रहा हूं वही है, ये कहता है मैं मेरे रिश्तेदारों में सबसे सुपीरियर मैं ही हूं, जिस सोसाइटी में रहता हूं उसमें सबसे सुपीरियर मैं ही हूं, बाकी सारे। और इसको फिजिकली भी ऐसा नजर आता है कि इसको चीजें छोटी नजर आती हैं।
और इसके अंदर यह भी प्रॉब्लम अल्टरनेट करता है कि जब दिमागी अलामात इसकी खत्म होंगी तो फिजिकल अलामात शुरू हो जाएंगी, और जब फिजिकल अलामात खत्म हो जाएंगी तो दिमागी अलामात शुरू हो जाएंगी। अब ये जो मजाज है, ये को अगर जो नॉन में आपको 15-20 दवाइयों का जिक्र करूंगा, ये अगर आप समझ लेते हैं, इन 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 मजाजों को समझ लेते हैं। अब ये ऐसे ऐसे हैं कि इसमें के अंदर देखे सेक्सुअल मीनिया भी पाया जाता है, ये इनडिफरेंस भी होता है, फैमिली को पसंद भी नहीं करता अगर, और इसके अंदर प्राउडनेस, बड़ा प्राउड अपने आप को फील करता है। वो कहता है जो कपड़े मैं पहनूं कोई और ना पहने, जिस घर में मैं रहूं इस तरह का किसी को और घर ना हो, जैसे बादशाह का मिजाज होता है। और इस किस्म के जो लोग आपको मिलते हैं, इस किस्म के लोग आपको मिलते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ग्रिप करनी है उन दवाइयों पे जो टेम्परामेंटल मेडिसिन है, मसला प्लाटिनम है, लाइकोपोडियम है, कैमोमेला है, स्टेफिस एगेरिया है, इग्नेशिया है, जेलसीनियम है, अर्जेंटम नेट्रिकम है, पल्साटीला है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है। अब एक मजाज है, जैसे ये मैं एक प्लाटिनम की आपको कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी सी बता रहा था, तो अगर आप प्लाटिनम को समझ जाते हैं तो आपके पास जो बंदा आता है, और प्लाटिनम कब बीमार होगा, प्लाटिनम कब बीमार होगा कि जब उसके हुक्म को, उसके मुतकब्बराना सोच को रुकावट मिलेगी तो वो बीमार हो जाएगा। तो टेम्परामेंटल मेडिसिन ना सिर्फ उसके मजाज को ठीक करेगा, और ये मजाज तो देखें, खुदा ने ये मजाज तो पैदा ही नहीं किया, लेकिन ये बन गया ये मजाज, क्योंकि प्लाटिनम की जो कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल था प्लाटिनम, उसकी मिकदार बढ़ गई जिस्म के अंदर, और ये वो सोच पैदा होगी इसके अंदर, और इस सोच ने दुनिया में, वो कहता है दुनिया में मैं ही अकेला हूं, बाकी अगर दुनिया में लोगों ने सरवाइव करना है तो मेरे ताबे होके करना है। हालांकि खुदा ने ऐसा नहीं कहा, खुदा ने तो कहा कि सारे इंसान बराबर हैं। तो फिर हमें उसको जब हम प्रोटीनम देते हैं तो वो एक नॉर्मल जो इंसान खुदा ने पैदा किया उस लेवल पे आ जाता है, और जब उस लेवल पे आ जाता है तो माशरे के अंदर, जो सोसाइटी के अंदर नफ्सियाती अमराज उसकी वजह से जन्म ले रहे हैं या उसके अंदर जन्म ले रहे हैं, वो खत्म हो जाएंगे। मसलन उसका बेटा हर्ट हो रहा है, उसका भाई हर्ट हो रहा है, उसका फैमिली के मेंबर्स हर्ट हो रहे हैं, उसके पड़ोसी हर्ट हो रहे हैं, जो जिससे वो डील करता है वो सारे इस मजाज से तंग हैं, तो आप क्या करेंगे, जब उसको प्लाटिनम देंगे तो उसका मजाज मुतकबराना उससे निकल जाए। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि मेरी ये जो आवाज है वो ये कह रही है, मेरी ये सोच कह रही है कि अगर हम टेम्परामेंटल मेडिसिन पे ग्रिप रखते हैं, बड़ी बड़ी मेडिसिन पे, मसलन स्टेफिस एगेरिया है, अब स्टेफिस एगेरिया ये तो हुक्म चलाता है, वो हुक्म मानता है, तो जो हुक्म मानते हैं उसको अगर रेजिस्ट नहीं की मिलती तो वो तो हुक्म मान ही जा रहा है, और रेवल इंसानों के जो हैं वो किसी एक बंदे के आगे लगे हुए हैं कि नहीं जी ये मेरा भाई है तो पूरे फर्ज करे घर के में फर्ज ही है, उसने पूरे खानदान को आगे लगाया हुआ है, पूरे शहर को किसी ने आगे लगाया, किसी पूरे मुल्क को किसी ने आगे लगाया, पूरी दुनिया को किसी ने आगे लगाया हुआ है। तो स्टेफिस एगेरिया क्या करता है, हुक्म मानने वालों में हुक्म मानता भी है और कुड़ता भी है, इंसल्ट महसूस भी करता है और इंसल्ट के लिए रेजिस्ट नहीं करता, और दुनिया में इसकी सबसे बड़ी तादाद है, प्लाटिनम की तादाद कम है, इसकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो मैं बेशुमार में देखता हूं, बेशुमार में चीजों को देखता हूं कि जब हमने किसी को स्टेफिस एगेरिया दी फिर उसने रेजिस्ट करना शुरू कर दिया, अपने राइट की खातिर उसने रेजिस्ट करना।
जब और उसके अंदर उसका जो ओरिजिनल जो खुदा ने इंसान पैदा किया था वो उभर के सामने आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि उसके अंदर जो गलत बात को मानना और फिर उस मान भी लेना और फिर उसको फील भी करना वो खत्म हो जाएगा कि वो गलत बात मानेगा ही नहीं। इतनी खूबसूरत साइंस है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली, टेम्परामेंटली, साइकोसिस की जो माइंड है, इनकी दवाइयों पे आप अगर ग्रिप करते हैं तो आप सोसाइटी को ठीक कर सकते हैं, बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। और जब ये माइंड से, ये जो साइकोसिस माइंड की दवाइयां हैं, जब आप ये अप्लाई करेंगे तो उसके बहुत सारे अब ये क्या करता है, ये साइकोसिस जो जो स्टेफिस एगेरिया, स्टेफिस एगेरिया क्या करेगा, ये जब अपने ऊपर सप्रेशन इसके तारी होती है तो क्या करता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज की तरफ चला जाएगा, मास्टरबेशन करेगा, सेक्स की तरफ। मतलब देखें ये फिजिकल अलामतें कहा गई है। माइंड को जब दबाया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी फिजिकल एक्टिविटीज निकलेगी। जैसे बहुत ज्यादा बंदा डिप्रेस होगा, जैसे मैं औरोमेट के बारे में कहता हूं कि वो बहुत पहली अलामत उसकी मायूसी होगी और आखिरी अलामत उसकी सुसाइड करेगा। क्या फिजिकल एक्ट शुरू हो गया ना, अपने आप को मारना शुरू कर दिया उसने। जैसे सोना जिस्म में कम होगा तो मायूसी होगी और बहुत ही कम हो जाएगा तो क्या होगा, जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। तो ये कंपल्शन क्या, बेसिकली बहुत सारे मिनरल, बहुत सारे केमिकल्स आपके ब्रेन के कंपल्शन बने। वो स्टेफिस एगेरिया वाला दब रहा है और दब के क्या कुछ भी एक्ट कर रहा है, उसके जिस्म के अंदर मसाइल पैदा हो शुरू हो। इसी तरह का अगर आप प्लैटिनम को देखें तो प्लैटिनम के अंदर भी ये, जब वो माइंड और फिजिकल अल्टरनेट वो कर रहा है कि जब दिमाग की अलामत खत्म होंगी तो फिजिक्स अलामत शुरू होगी, और उसके अंदर भी एक मीनिया पाया जाता है। तो अगर आप औरामेड को समझते हैं तो जो माली खुलिक तबीयतें हैं, जो मायूसी वाली तबीयतें हैं, जो तारीख पहलू देखती हैं, जब आप उनको औरामेड खिलाएंगे तो वो तारीख पहलू उसके अंदर से खत्म हो जाएगा। वो कहता है मुझे किसी चीज में खुशी नाम की कोई चीज महसूस ही नहीं हो रही, मायूसी है, इत्तहा की मायूसी है। ये टेम्परामेंटल मेडिसिन आपको हमें समझना है। मैं ये होम्योपैथिक साइंस जो है ना, अभी तो मैं इसकी माइंड एक चीज को मैं डिस्कस करूं ना कि टेम्परामेंटल आप कैसे करेंगे, फिर तो मैंने माइंड बिहेवियर जो किसी दूसरे से अफेक्ट होते हैं हम उसको भी असर करेंगे, और फिर हमने फिजिकली कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो फिजिकली चीजें जब होंगी तो फिर माइंड कैसे अफेक्ट करेगा। मतलब कई बीमारियां आपके जिस्म पे माइंड पे अफेक्ट करती हैं, कई ड्रग्स हैं आपके माइंड पे अफेक्ट करती हैं, हम उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन मैं पहले अपने जो होम्योपैथ बरादरी है मेरी, ये दूसरी साइंस जो है ना वो भी अब इसको समझने शुरू हो गई है, लोग पढ़ना शुरू हो गए हैं कि ये माइंड पे किस तरह इफेक्ट करती हैं दवाइयां। यार 10-15 जो ज्यादा तादाद पाई जाती है ना, ज्यादा मतलब प्लैटिनम हो गया, जैसे स्टेफिस एगेरिया की बड़ी ज्यादा मिकदार पाई जाती है, जैसे इग्नेशिया की बहुत ज्यादा मिकदार दुनिया में पाई जाती है। अब इग्नेशिया जो है वो कहां इफेक्ट करेगा कि जहां डिसअपॉइंटमेंट आ जाएगी, जिंदगी की नाकामियां, जिंदगी के फेलियर। अच्छा, वो जिंदगी के फेलियर को लेके, हालांकि खुदा ने तो इंसान को ऐसा किया कि वो कहता है कि जब नफ्स कोई बंदा हर्ट होता है, डिसअपॉइंट होता है, तो फेलियर में जाता है, तो उसके अंदर फौरी रिएक्शन ये होता है कि वो या तो अपने आप को तकलीफ देगा या किसी दूसरे को तकलीफ देगा। लेकिन बीइंग इंसान, बीइंग ए अशरफुल मखलूकात, उसने साथ अक्ल दे दी है
कि यार कोई और रास्ता निकालो कि ना अपनी जात को नुकसान दो, ना किसी दूसरे बंदे को नुकसान दो। अभी ये गनेशा वाला उस पॉइंट पे ही फंसा रहेगा कि ये मेरे साथ जो हुआ ये गलत हुआ, और सारी जिंदगी उसको लेके बैठा रहेगा। सारी जिंदगी आप उसको वाज करते रहे, सारा घर समझा देता है, और यार बच्चे कुछ नहीं, खैर है, रिश्ता टूट गया और कर लेंगे, कोई नहीं जी, और मसला हल होगा, कोई नहीं, नौकरी और मिल जाएगी, फिर इम्तिहान दो यार, पास हो जाओगे। उसके दिमाग में वो बात नहीं घुसती, नहीं घुसती। तो इग्नेशिया पास के डिसअपॉइंट गुजरे हुए वाकयात को लेके सारी जिंदगी गुजार देगा और एक नॉर्मल लाइफ की तरफ नहीं जाएगा। 15-15 साल, 10-10 साल जिन बंदों ने जबान नहीं खोली, इग्नेशिया ने उनकी जबान खुलवाई। चुप बैठे, चुप चुप लग जाती है इनको। तो अगर आप ये समझते हैं, ये टेम्परामेंटल मेडिसिन को समझते हैं, मतलब ये एक हिस्सा में आपको बता रहा हूं कि एक शेड है इसका होम्योपैथी का। जैसे मैंने कहा कि आयोसैमस को आप समझते हैं, आयोसैमस क्या करता है, ब्रेन को कैप्चर कर लेता है और एक नॉर्मल एक्टिविटी इसकी सीज कर देता है। मतलब वो गाली नहीं देनी, वो गाली देगा, कपड़े नहीं उतारने, कपड़े उतारेगा, उसके अंदर रिलीजियस मीनिया होगा, वो जो कहता है बस मैं वही करता हूं, और वो एक आम नॉर्मल समझ बूझ से हट जाता है। और ये आपके ब्रेन के जो डोपामीन है या जिससे जो आपके केमिकल्स हैं, इन सबको, इनके लेवल को बैलेंस कर देता है। तो ये जैसे मैं गिर रहा हूं दवाइयां, आपको मैंने प्लाटिनम का जिक्र किया, आपको सामने मैंने स्टेफिस साइगेरिया का जिक्र किया, आपके सामने एक और बड़ी दवाई है कॉस्टिकम। मतलब अगर आप ये समझते हैं इन दवाइयों को ना, और ये जब आप समझना शुरू कर देंगे तो ये आपके सामने पिक्चर्स बनी बनी फिरती हैं। ये सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर ये सारी बनी बनाई फिरती हैं। मतलब जैसे कोई कहेगा ये बंदा है ही खुद गर्ज ही। अब खुद गर्ज कौन है? प्लाटिनम खुद गर्ज है। खुद गर्ज कौन है? आर्सेनिक खुद गर्ज है। सेल्फिश है कि चीजों को ग्रेडी होता है ना, चीजें इकट्ठी करता है, दूसरे का भले नुकसान होता है, ये चीजें दौलत इकट्ठी करेगा, माल इकट्ठी करेगा, इसको तस्कीन नहीं होती। तो आपके कई आपके घर में बंदे मिलेंगे आपको जो इस चक्कर में पड़े होते हैं, जो जायज ना जायज किसी को भी नहीं देखते, पैसे इकट्ठे करी जा रहे हैं। तो वो आर्सेनिक वाला तो भीख मांग लेगा, मतलब किसी तरीके से भी वो कहता है कि मैं माल इकट्ठा करूं, खुद गर्जी। तो ये भी तो आपको सोसाइटी में बहुत सारे लोग नजर आते हैं, और इनकी एक्सट्रीम इतनी होती है कि जब ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होती है तो ये आपको पागलों की तरह दौलत इकट्ठी करते नजर आते हैं। ये नहीं देखते कि ये माल इसका है, ये माल मेरे भाई का है, ये मेरी बहन का है, ये कहेगा जी मैंने लेना। अनसेटिस्फाई होता है, गट्ठे कर कर करके अनसेटिस्फाई होता है। तो क्या करेंगे जब हम उसको आर्सेनिक लाएंगे हम, तो उसकी, तो ये मजाज हमने समझने हैं, ये मजाज हमने समझते हैं। कॉस्टिकम के अंदर ये है कि ये सिंपैथी है फॉर द अदर्स, लोगों के लिए। और लोगों के लिए जो सिंपैथी है ये भी बहुत कम होती है, लेकिन ये लोग हैं काफी। लड़ाई किसी की होगी तो बीच में पहले छुड़ाने लगेगा, फिर देव मुकाम मार देगा उसको भी, दूसरे को घुस जाएगा, वो लड़ाई खत्म हो जाएगी, इसकी लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये भी आपको अक्सर लोग नजर आते हैं। ये जो टेम्परामेंटल मेडिसिन है ना,
ये होम्योपैथी का खासा है, किसी दुनिया की साइंस के पास नहीं। वो क्या करे, डोपामिन कम करो, ग्लूटामेट कम करो, क्या नाम उसको कहते हैं, गाबा ऊपर नीचे करो, एक और है सेरोटोनिन को ठीक करो। यही है ना। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी है, हमारे पास टेम्परामेंटल मेडिसिन, हमारे पास जैसे जी आपकी लाइकोपोडियम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, कल्केरिया कार्ब कॉन्स्टिट्यूशनल साख्ती दवाइयां ना, प्लाटिनम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। ये दुनिया की किसी और साइंस में नहीं है। अच्छा, वो केमिकल जो हम कम ऊपर करेंगे वो उसको उसकी डोजेज देंगे, जब वो डोजेज खत्म करेंगे तो फिर वो बैलेंस आउट हो जाएगा, फिर बंदा उसी में मुब्तला हो जाएगा। और कंपल्शन है, ये ब्रेन की कंपल्शन है। जैसे आरामेट की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये ब्रेन की कंपल्शन मायूसी हो जाएगी। आप लोग सारा दिन 10 दोस्त उसके पास बैठ के उसको समझाते रहे, नहीं यार जिंदगी में ऐसा होता है, यूं करना चाहिए, यूं, वो कहते नहीं, फिर जब उठेंगे तो आपकी उसकी वही हालत है। क्यों? ब्रेन की कंपल्शन ये है कि जब सोना जिस्म से कम हो जाएगा तो उसके अंदर मायूसी होगी, और जब बहुत ही कम हो जाएगा, न होने के बराबर होगा, तो वो जिंदगी का खात्मा कर देगा। इसी तरह जैसे हेपरसल्फ है, नक्सवामिका है, और जो दवाइयां हैं वो दूसरे को मार देती हैं, किसी दूसरे को मार देती है। इसी तरह जैसे कैमोमेला का पेशेंट होता है, वो बिल्कुल ही कोई बेहुदा पेशेंट होता है, किसी को किक मार देगा। हायोसैमस का पेशेंट बड़ा बेहुदा होता है, मार देगा किसी को, किसी के कान खींच देगा, किसी को थप्पड़ मार देगा, किसी को काट देगा, इवन खुद भी काट, अपने आप को भी काट देता है जब गुस्से में आता है। तो कहने का मकसद यह है कि हमें इन टेम्परामेंटल मेडिसिन, जब आप अगर इन पे ग्रिप रखते हैं, टेम्परामेंटल मेडिसिन, दुनिया में बेशुमार डॉक्टर हैं जो सिर्फ दिमागी अलामात के बेस पर फिजिकल भी ट्रीटमेंट करते हैं, और सक्सेस भी है। हम भी करते हैं, लेकिन हम सारे मरीज नहीं देखते इस तरह से, जो हमारी रेंज में आ जाए हम उसको देखते हैं। लेकिन हम पैथोलॉजिकली भी देखते हैं, हम मियाज़मेटिक भी देखते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, हम तो सारी उसमें घूमते हैं, क्योंकि ये बड़ी वसी साइंस है। ड्रग टॉक्सिसिटी पे भी हम काम करते हैं, जो अद्वियात के बुरे असरात हैं उन पे काम करते हैं, बैक्टीरिया की कॉम्प्लिकेशन पे हम काम करते हैं, वायरस की कम्प्लेक्शन, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो पैदाशी नुकाइस आते हैं, हम उन पे काम करते हैं। होम्योपैथी तो बड़ी ये जो शेड है माइंड का, ये शेड जो माइंड का, ये भी बहुत ही खूबसूरत शेड है भाई। ये लोग आपके हाथ चूमते हैं। जब आप किसी का दिमाग ठीक कर देते हैं ना, पहले जमाने में अभी भी लोग लातों से, डंडों से दिमाग ठीक करने की कोशिश करते हैं, ऐसा ही है ना, मार मार के कैद कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जिनके दिमाग, जो जेलों में लोग हैं, ये कौन है? जिनके दिमाग ही खराब है ना भाई। जो जेलों के अंदर लोग हैं, ये कौन लोग हैं? ये साइकोसिस के शिकार लोग हैं ना, जो नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे। किसी की जमीन छीन ली, किसी का घर ताला तोड़ के चोरी कर ली, किसी की गाड़ी ले गया, किसी को मार दिया, किसी को कत्ल कर दिया। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो साइकोसिस हैं। तो होम्योपैथी को अगर देखें, ये बेहतरीन जगह है कि जो जेलों के अंदर लोग हैं, इनका वहीं इलाज किया जाए, और जो जाने की तैयारी कर रहे हैं उनका भी इलाज किया जाए। और ये एक्सेस सिर्फ होम्योपैथी के पास है। और ये देखें कि पागलों को बांध करके पागल खानों में फेंका जाता है। और हनीमन कहता है कि दुनिया में 30% पागल तो सिर्फ राइटर मलबम के हैं। एक और राइटर मलबम के पागल इतने हैं कि वो अपना स्टूल है वो खा जाते हैं। पागलपन की एक इंतहा है ना भाई। हमने बेशुमार बच्चे ट्रीट किए जो गंद खाते हैं।
कंपल्शन है ना ब्रेन की कि वो गंध को भी नहीं समझ रहा, ये पागलपन की इंतहा है। तो ये इतनी लंबी एक हमारे पास टेम्परामेंटल साइकोटिक टेम्परामेंटल मेडिसिन है, इतनी खूबसूरत मेडिसिन की रेंज है। और कॉस्टिकम के बारे में है कि वो सिंपैथी क्या है। अब कॉस्टिकम को अगर आप देखते हैं तो ये साइकोटिक भी है। अब कॉस्टिकम को आप एज ए मिनरल देखते हैं तो क्या मजे की और चीज निकल आती है इसके अंदर से। आप इसका दिमाग देखें, ये सिंपैथी है। सिंपैथी क्या है कि एक नर्व से दूसरे नर्व के अंदर जो लाइफ पैदा करती है, कोऑर्डिनेशन पैदा करती है, जो मिनरल यूज होता है, दैट इज द पोटाशियम। अब इसकी फिजिकल नेचर देखें कि ये सपोर्ट है, ये खुराक है नर्व्स की। और उधर माइंड की देखें कि कंपल्शन है, कि सिंपैथी है अगेंस्ट अदर। तो कितनी खूबसूरत है कि आप जब इसको मिनरली पैरालाइसिस को देखेंगे कि एक नर्व दूसरे नर्व से कांटेक्ट नहीं कर रहा और वो मैसेज नहीं जा रहा, तो फिर हम पोटेशियम का इस्तेमाल करते हैं, कास्टिकम का करते हैं, कालीफास का करते हैं। तो ये किसका फिजिकल शेड है, एक इसका मेंटल शेड है। और जब मेंटल शेड से इसको कोई रोकेगा तो ये बीमार हो जाएगा। दो शेड है, फिजिकल शेड है, मेंटल शेड है। और ये कास्टिकम एलोपैथिक में भी यूज होती है, पोटाशियम यूज होती है ना। जब पोटाशियम कम हो जाता है तो कहते हैं पोटाशियम दे दें, और पोटाशियम बढ़ जाएगा तो क्या होगा, फिर जिस्म के अंदर बेशुमार मसाइल पैदा होंगे, हार्ट अटैक हो सकता है। ये जो मिनरल्स हैं, फिर हमारे पास 3-4 कैटेगरीज हैं दवाइयों की। हमारे पास पॉइजन है, हमारे पास मिनरल्स हैं, हमारे पास प्लांट्स हैं, हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, हमारे पास सार्कोड्स हैं, हमारे पास नोसोड्स हैं, हमारे पास दुनिया में यूज की हुई ड्रग्स को पोटेंटाइज करके भी हम दवाई देते हैं। हमारे पास रेजेस की दवाइयां हैं, सन रेज है, एक्स रेज है। हमारे पास तो बड़ी लंबी रेंज है यार। हमारा ये माइंड की जो दवाइयां हैं, बड़ी बड़ी दवाइयां, अगर आप दुनिया में बहुत ज्यादा स्टेफिस एरिया को समझो, दुनिया में बहुत ज्यादा इग्नेशिया पाया जाता है, इग्नेशिया को समझो, दुनिया में बहुत ज्यादा मायूसी पाई जाती है, औरोमेट को समझो, एरोगेंट्स बहुत ज्यादा जो पाए जाते हैं, प्लाटिनम को समझो। तो हमारे पास तो एक बहुत बड़ी रेंज है। अगर आप हाइसेमस को समझे तो बिल्कुल ही दिमाग उसका खराब है। आप स्ट्रामोनियम को देखें तो वो और ही उसका भी दिमाग खराब है। आप कैमोमेला को देखें तो उसका और ही दिमाग डिफरेंट हवाले से खराब है। अजान मेरा नमाज पढ़ लेते हैं। उन पे हमें अगर ग्रिप है या उनको हम समझते हैं तो हम बहुत सारा मसले का हल निकाल लेंगे। इसी तरह मैं जिक्र कर रहा था कि हमारे पास एक जैसे दवाइयाँ हैं, अक्सर लोग आपको मायूस भी नज़र आते हैं और अक्सर लोग आपको रोते हुए भी नज़र आते हैं, बाकायदा आंखों से आंसू चलते हैं उनके। अब जैसे पल्साटीला एक बहुत बड़ी दवाई है, और पल्साटीला इतनी बड़ी दवाई है कि डेस्कुराइड ने, एक राइटर है जो कबल मसीह गुजरा है, उसने 500 दवाइयों पे एक मटीरियल मेडिका लिखा है और उसमें भी उसने पल्साटीला का जिक्र किया है।